हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओनरशिप। मेरा नाम हरीश धवन है और आज हम MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ ओनरशिप शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक आज का टॉपिक ओनरशिप के बारे में है, स्वामित्व के बारे में। जब एक इंडस्ट्री हम एज्यूम करते हैं तो इंडस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंडस्ट्री में जो मालिकाना हक किस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम जितने भी ओनरशिप है, इंडस्ट्री की ओनरशिप है, उसको हम मेनली दो भागों में बांटते हैं। एक होता है निजी उद्यम जिसको बोलते हैं प्राइवेट इंटरप्राइज, और दूसरा होता है पब्लिक इंटरप्राइज, ये जिसको बोलते हैं निजी उद्यम और सार्वजनिक उद्यम। तो इंडस्ट्रीज़ को हमने दो भागों में बांटा, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी हम अगेन दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, गैर नियमित और नियमित। गैर नियमित को बोलते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड, नियमित को बोलते हैं कॉर्पोरेटेड। इसी तरह गैर नियमित जो कैटेगरी हमारी है उसके अंतर्गत हम दो कैटेगरी बनाते हैं, और वो कैटेगरी हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, इसको कहते हैं हम एकल स्वामित्व। और साझेदारी को बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इनके बारे में ब्रीफ में देखते हैं अभी। इसी तरह हम कॉरपोरेटेड को भी दो सब कैटेगरी में बांट रहे हैं इसमें टेबल के हिसाब से, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ को अगेन दो सब कैटेगरीज की देख सकते हैं हम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसे निजी सीमित कंपनी कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कहलाती है सार्वजनिक सीमित कंपनी। सार्वजनिक सीमित कंपनी, और जो पब्लिक सेक्टर है उसको हम चार सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसे बोलते हैं विभागीय उपक्रम, पब्लिक कॉरपोरेशन सार्वजनिक निगम, और गवर्नमेंट कंपनी। अब इसमें क्या है, पब्लिक और सरकार का शेयर कितना है, कितना ऑन सरकार करती है, कितनी पब्लिक है, तो उसके थ्रू जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसमें अलग अलग टाइप के हम सब कंपनीज़ बनाते हैं इस गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें विभागीय उपक्रम हो गया, सार्वजनिक निगम हो गया, सरकारी कंपनी होगी, मिश्रित कंपनी हो गई जिसे बोलते हैं मिक्स्ड कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी टोटली सरकारी ओनरशिप में कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। तो अब हम जो हमारे सिलेबस के हिसाब से ब्रीफ में देखते हैं वो आता है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको बोलते हैं एकाकी व्यापार, एकल स्वामित्व। ऐसी इंडस्ट्री जिसका मालिक एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को डिसीजन लेने होते हैं, एक ही व्यक्ति को व्यापार को चलाना होता है, एक ही व्यक्ति लाभ का साझेदार होता है, एक ही व्यक्ति अगर हानि हो जाए तो उसको वहन करना पड़ता है। तो एकाकी व्यापार का वह स्वरूप है जिसे एक व्यक्ति ही प्रारंभ करता है, चलाता है, तथा जिसके लाभ और हानि उसके द्वारा ही सहन किए जाते हैं। चार्ल्स डब्ल्यू और गर्स्टनबर्ग के अनुसार एकाकी व्यापार वह व्यापार है जो एक व्यक्ति द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है तथा वही व्यक्ति उसका संचालन कर उसके लाभ हानि का पूर्ण उत्तरदायी होता है। इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एकाकी व्यापार में पूंजी उसी व्यक्ति को लगानी पड़ती है जो व्यापार प्रारंभ करता है, उसके संगठन तथा प्रबंधन का पूर्ण दायित्व उसी पर होता है तथा वह उसे अपनी रुचि के अनुसार कर सकता है। सेवाओं के प्रतिफल में व्यापार से जो लाभ होता है उसका अधिकारी भी वह स्वयं होता है। तो ये कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर इसके फ़ायदे देखें तो मेरे हिसाब से फ़ायदे तो आप क्या रिज्यूम कर सकते हैं। फ़ायदे तो ये हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है, और
प्रॉफिट अगर होता है इंडस्ट्री को तो सारा प्रॉफिट एक ही व्यक्ति को जाता है। ये दो मोटे तौर पर फ़ायदे नज़र आते हैं। अगर इसके नुकसान देखे जाएँ तो जब इंडस्ट्री की बात करें तो एक व्यक्ति बड़ी इंडस्ट्री नहीं प्रारंभ कर सकता, बना नहीं सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बड़ी इंडस्ट्री के लिए। तो एकल स्वामित्व वाली जो इंडस्ट्री होगी वो एक लिमिटेड छोटी कंपनी होगी जिसका एक सीमित दायरा होगा। इसके जोखिम जो होगा एक व्यक्ति द्वारा इस वहन किए जाते हैं, ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें व्यक्ति भी सीमित ही रहते हैं, तो ये सिंगल व्यक्ति के लिए है जो कि इजीली इसको ऑपरेट कर सकता है। दूसरा जो पार्टनरशिप कहलाती है वो कहलाती है साझेदारी, और भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 में ही बन गया था। और इस नियम के हिसाब से जो साझेदारी है वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ में भाग लेने हेतु संगठित हो तथा जिसका संचालन वे सब तथा उनमें से उनके एक प्रतिनिधि मिलकर करता हो। जो व्यक्ति व्यवसाय में भाग लेते हैं उनको साझेदार कहा जाता है और संस्था को फर्म कहते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय के लिए साझेदारी की अधिकतम संख्या 10 तथा दूसरे व्यवसायों के लिए नॉन बैंकिंग के लिए 20 तक सीमित रखी गई है। यानी आप पार्टनरशिप में अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो बैंकिंग व्यवसाय के लिए मैक्सिमम 10 अधिकतम पार्टनर हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग के लिए 20 अधिकतम पार्टनर हो सकते हैं। साझेदारी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, मौखिक अनुबंध और लिखित अनुबंध, रिटर्न एग्रीमेंट। तो मौखिक अनुबंध वाली इंडस्ट्री तो मैं कह नहीं सकता कि उसके कोई दायरा बड़ा हो सकता है, वो कभी भी फिनिश हो सकती है। उसके डिसीजन मेकिंग या उनकी पार्टनर्स की एक मता होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन लिखित एग्रीमेंट होगा तो सबका एक डिसीजन मेकिंग में, प्रॉफिट में और दूसरे जो एक्सपांसन में हर व्यक्ति का एक अधिकार होगा। तो रिटर्न एग्रीमेंट से इंडस्ट्री हो और नियमानुसार हो, लीगल इसका वो करवा ले जाए तो ये इंडस्ट्री काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, इसका एक्सपांसन हो सकता है, अच्छे डिसीजन इसमें हो सकते हैं। भविष्य में किसी प्रकार के मतभेदों को, संभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये उचित ही है कि साझेदारियों के बीच लिखित अनुबंध हो और जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड होगी तो इंडस्ट्री लंबे टाइम के लिए जारी रहेगी। अब अगर इनमें सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में अगर हम अंतर देखें तो सदस्यों की संख्या से आप इजीली इसका अंतर महसूस कर सकते हैं। सिंगल ओनरशिप वाली इंडस्ट्री में एक ही व्यक्ति होता है, साझेदारी में कम से कम 20 व्यक्ति, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति हो सकते हैं, और बैंकिंग व्यवसाय में अधिक से अधिक 10 व्यक्ति हो सकते हैं। स्थापना के हिसाब से एकल वाली बहुत सरल होती है, इसकी कोई औपचारिकता नहीं होती है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए अनुबंध होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण के हिसाब से कोई अधिनियम सिंगल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए 1932 तथा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इसका अनुबंध कराया जाना जरूरी है। साधन के हिसाब से इसमें साधन सीमित होते हैं एकल में, और पार्टनरशिप में साधन पूंजी कुशलता अपेक्षाकृत अधिक होती है। निर्णय के हिसाब से सिंगल वाली जो ऑनर कंपनी है उसमें निर्णय शीघ्र ले सकते हैं हम, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की सहमति लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन गलत और उतावले निर्णय लेने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए ज़्यादा लोग होंगे तो हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, और अच्छे डिसीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। ये मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। तो अगर पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण मामलों पर सभी साझेदारों की सहमति से निर्णय लिए जा सकते हैं, अतः निर्णय लेने में देर लगती है, निर्णय अधिक सूझबूझ से लिए जा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है पार्टनरशिप का, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रॉपर होती है इसमें। तो ये गोपनीयता के आधार पर भी दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह कार्यक्षेत्र के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाभ हानि के बंटवारे के हिसाब से अगर सिंगल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला स्वामी भी सारे लाभ का अधिकारी होता है, और लाभ हानि का अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में लाभ हानि दोनों सब लोगों में शेयर की जाती है। उत्तराधिकार के हिसाब से देखें तो सिंगल ओनरशिप जो होती है मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी स्वयं एकाकी व्यापारी बन जाता है, लेकिन पार्टनरशिप अगर इंडस्ट्री है तो एक साझेदार का उत्तराधिकारी साझेदारी में साझेदार नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये दोनों का अंतर है, और ब्रीफ में आपको आइडिया होना चाहिए। हमारा सिलेबस में इसमें इतना वाइड नहीं दिखाना है आपको। मैनेजमेंट का जो टॉपिक है आपके 310 में
उसका मेन मोटो ये है कि आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया जाए ब्रीफ में। तो जैसे चैप्टर ओनरशिप, तो इसमें आपको सिंगल ओनरशिप क्या होती है उसको समझ लेना है, उसके फ़ायदे नुकसान आप एक बार समझ लें इसको। और इसी तरह पार्टनरशिप के बारे में आप समझ लें, एक परिभाषा याद कर लें और इसको समझा सकें आप। दोनों का अंतर हो तो इस तरह से टेबल के द्वारा आप 9 पॉइंट को लेते हुए समझा सकें। अगली जो इंडस्ट्री है हमारी वो कहलाती है संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जिसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। कई लोग मिलकर कंपनी में पूंजी लगाते हैं, इस कारण इसे संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं। इसका मतलब इसमें कई लोग मिलकर अपने शेयर के थ्रू या शेयर मार्केट के थ्रू या एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू इसमें एक पर्टिकुलर रेशियो में पूंजी लगाते हैं और सारे लोग इस कंपनी के मालिक होते हैं। तो ऐसी कंपनी इसको कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी जो कि शेयर होल्डर द्वारा चलाई जाती है और शेयर होल्डर के अधिनियम के हिसाब से कंपनी गवर्न होती है, ऐसी कंपनी को कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न मान के अंशों शेयर के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। ऐसी व्यक्तियों को बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो यानी किसी व्यक्ति ने शेयर लिए किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और उसको लेने के पश्चात वो कहलाएगा शेयर होल्डर। और जितने रेशियो में शेयर उसका कंपनी में रहता है उसी रेशियो में उसका लाभ अथवा हानि डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके संचालक के लिए एक बोर्ड होता है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। इसका चुनाव अंशधारियों द्वारा किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा, तो ये शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है। प्रबंध के लिए आवश्यक सभी अधिकतर निवेशक मंडल में मिले होते हैं। इनमें सदस्यों के परिसीमित दायित्व होते हैं। यद्यपि यह कोई निकाय नहीं है फिर भी इसको कानूनी रूप से माना जाता है। ये कंपनी भी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो 2 या 2 से अधिक सदस्यों द्वारा बनाई जा सकती है। इसमें अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं जिन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसमें मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर हैं, 50 लोगों द्वारा कोई कंपनी बनी हुई है और वो किसी कंपनी को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस कंपनी को कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। साधारणतः ये रिश्तेदारों या मित्रों को मिलकर बनाई जाती है। इसमें अंश सिर्फ सदस्यों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। इस प्रकार की कंपनी को प्रोस्पेक्टस तथा अन्य विचरण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सदस्य समिति विवरण, बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य को। इस प्रकार की कंपनी में ऐसे व्यक्ति जो परिसीमित दायित्व के साथ लाभ हानि तथा संभव हो व्यापार को निजी रखना चाहते हैं पूंजी लगाते हैं इसमें। इसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट शब्द लगाना आवश्यक रूप से कानूनी रूप से ज़रूरी होता है, तो इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। एक होती पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3, 1 व 4 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का एक आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में एक सार्वजनिक कंपनी न तो अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है और सदस्यों द्वारा संख्या पर सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी के ऋण पत्रों को जनता में बेचकर इकट्ठा करती है। इनकी सदस्यता देश के सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती है। इसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और इसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 है और अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है। तो ऐसी कंपनी जिसमें 50 से अधिक सदस्य हैं और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है इसमें, और इसमें भी वही शेयर के थ्रू जो व्यक्ति है जुड़ता है, शेयर होल्डर कहलाता है। वो जितने शेयर कंपनी के लिए लेगा, जितना शेयर पूंजी अपनी लगाएगा कंपनी में, उसी रेशो के हिसाब से वो अपना मालिकाना हक अपना प्राप्त करता है। इसीलिए इसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें डायरेक्टर 1 9 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग होते हैं तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते हैं। चुनाव सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। निवेशक मंडल में सदस्य संख्या 7 तक होती है। तो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मैक्सिमम 7 हो सकते हैं इसमें।
और इसमें बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होता है। तो ये ब्रीफ में आपको आइडिया होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या क्या अर्थ है, इतना आपको जानकारी होना ज़रूरी है। और सोर्सेज जो होते हैं कैपिटल के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, वो व्यवसाय को प्रारंभ करने, चालू रखने, बढ़ाने, परिवर्तन करने, पुनः स्थापना करने की पूंजी की आवश्यकता होती है। और संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के स्रोत ये हैं, या तो शेयर के द्वारा, या डिबेंचर के द्वारा, या लोन लेकर बैंक से, या इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन हमारे भारत में है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, स्टेट के अंदर आरएफसी है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इनसे लोन लेके भी किसी इंडस्ट्री को बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इसका आपको ब्रीफ में आइडिया होना चाहिए। यदि आपको पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में अंतर महसूस करना हो तो इसमें भी अलग अलग पॉइंट को लेते हुए आप इस तरह से इसमें अंतर महसूस कर सकते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिया हुआ है। ऐसा कैसे आप इसको अंतर को देख लेंगे। इसके बाद आता है कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, इसको बोलते हैं सहकारी संगठन, सहकारी समिति। ये प्राइवेट कंपनी से अलग होती है, इनका उद्देश्य भी अलग होता है और इनका लेवल भी अलग होता है। सहकारी संगठन अपने सदस्यों की सेवा करने के अभिप्राय से बनाए जाते हैं। समाज में जो लोग आपको कमज़ोर कर देते हैं, उनकी स्वयं की रक्षा के लिए संगठन को बनाते हैं। उनके सदस्य मिलकर उत्पादन और वितरण के साधनों से होने वाले शोषण से बचा सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक संगठन है। सदस्य जब चाहे सदस्यता में रह सकते हैं, जब चाहे अपना अंश हटाकर सदस्यता जोड़ सकते हैं। सदस्यता की कोई सीमा नहीं होती है। इसमें अंश का मान 1 से 10 रुपये तक होता है और इसमें अधिक से अधिक लोग सदस्य बन सकते हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में ब्रीफ में आइडिया आपको होना चाहिए। और इसमें जो पूरे टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो है सिंगल ओनरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इसका शॉर्ट नोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, जो कि गाँव में चलती है, शहरों में चलती है। इस सोसाइटीज़ में सदस्य मिलके कोई छोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया होना चाहिए और इसका ब्रीफ नोट आपको बनाना आना चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है यहीं फिनिश होता है। थैंक यू। हाँ सर।